आई वॉज क्यूरियस, तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि हे जीपीटी, तुम्हें क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एनिमे आर्क कौन सा था? ये थोड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना नंबर 10 से स्टार्ट करें। ओके, जैसे तुम्हारी इच्छा। सो आई विल स्टार्ट विद अटैक ऑन टाइटन। ओह, सो वी ऑलरेडी गोइंग पी। शट अप। ओके। इसके वैसे तो सारे ही आर्क्स पीक हैं, लेकिन इस शो का सबसे अच्छा आर्क मुझे रिटर्न टू शिनकानशेन लगा। डैम भाई, वो तो अलग ही लेवल था। यप, क्योंकि इस आर्क के बाद एओटी चेंज हो चुका था। अब बात की बारी टाइटन से लड़ने की नहीं थी, अब बात एक बड़े तुर्क के अगेंस्ट फाइट की थी, और इस चीज को ड्राइव किया बेसमेंट रिवील ने। इसी इवेंट के बाद समझ में आया कि कहानी कितनी बड़ी है एंड एक दुनिया वॉल्स के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। बीस्ट टाइटन ने शो किया कि टाइटन्स कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जिनको अपने इशारों पर लीड कर पाना एक बहुत ही ज्यादा डेवास्टेटिंग पावर। जीक से फाइट करने के लिए स्काउट्स का शेयर विल पावर एक अलग इमोशन था इस पूरे सीरीज का। एंड एरन स्मिथ की स्पीच तो आज भी गूज बम्प दे देती है। उसके मोरल बूस्ट के चलते एक अनविनेबल ही सही, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाइट बैक देखने मिला, जिसमें हेल्पलेसनेस तो थी, लेकिन इसमें होप को सबसे बेस्ट वे में शो किया गया। जीक के अपीयरेंस के साथ कोलोसल टाइटन एंड आर्मर टाइटन का आना भी अपने आप में एक मिस्ट्री था, जो सोचे वो मजबूर कर देता है कि आखिर इनके बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। आर्मिन का नियर डेथ एक्सपीरियंस, लीवाई का आर्मिन को बचाना, एंड इवन लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन उन कुछ मोमेंट्स में से है जो कि एओटी को बनाते हैं। वेल, इसमें तो कोई भी सेकंड गेसिंग नहीं, क्योंकि अगर एओटी के बारे में सोचो तो तुम्हें बाद में यही मोमेंट्स याद आते हैं। चल अब साइंटी बतो। ओके यार, सॉरी। आगे आता है जुजुत्सु काइसेन का क्योदो गुडविल इवेंट आर्क। ओ, सीजन 1 की फाइनल फाइट। यप, इसी आर्क में हमें जेजे की पावर स्केलिंग देखने मिली थी एंड पता चला था कि इसके कैरेक्टर्स आखिर क्या पोटेंशियल रखते हैं। यूजी एंड तोदू का टैग टीम कॉम्बो अनएक्सपेक्टेड लगा था उसके पहले के कुछ इवेंट्स देख के, लेकिन जब यूजी ने ब्लैक पैश का रिकॉर्ड सरपास किया एंड उस पर तोदो का रिएक्शन देख के समझ में आ गया कि ये बॉन्ड कुछ अलग है। इन तीनों की बैटल मेन इवेंट थी इस पूरे आर्क की, जो कि एक फ्रेश ब्रीज थी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। मेगुमी का भी डोमेन इस आर्क में फुल शैडो किया गया था। इसके अलावा फिर गोजो वर्सेस हनामी कैसे ही भूल सकते हैं, आज इसी के कारण हमें गोजो की पावर्स का पता चला था एंड ऑफ कोर्स ऑलो पर्पस नो एक्सेप्शन। इस अटैक ने जेजे को एक अलग लेवल पर ला दिया और हाँ, गोजो को इस सीरीज का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बना दिया। तो ये गलत नहीं होगा कि अगर कहें कि हाँ, इस इवेंट का मेजर रोल था जेजे की पॉपुलैरिटी में। ट्रू, गोजो फैंस के लिए तो यही मोमेंट रहा होगा जेजे से कमिट करने के लिए। बट ऑब्वियसली फ्रीजा की एंट्री वाज वे बेटर, एज फ्रीजा सागा वाज द कोर ऑफ ड्रैगन बॉल जी। गोकू का पहला बड़ा विलन फ्रीजा से बेटर कोई हो ही नहीं सकता। उसके रूटलेस एंड एरोगेंट नेचर के साथ उसकी प्लान एक्चुअली मुझे एक डेंजरस याट एक परफेक्ट विलन बनाती है एंड बीइंग वन ऑफ द बेस्ट विलन ऑफ द सीरीज। उसके कारण हमें एक एपिक 5 मिनट्स फाइट देखने मिली, जिसको एक्चुअली में 19 एपिसोड लगे थे कंप्लीट होने में। बट नॉनदलेस इसी फाइट के चलते हमें गोकू को पहले आइकॉनिक सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिला, व्हिच चेंज्ड एवरीथिंग। ऑफ कोर्स भाई, गोकू का सुपर सैयन भी कोई भूलने वाली चीज है। वो एक अलग ही इवेंट था जिसने हिस्ट्री में अपनी छाप छोड़ दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कोई और चीज हो सकती है। वैसे देखो तो हंटर का फैंटम ट्रूप आर्क अपने विलन्स को एक ज्यादा बेटर वे में प्रेजेंट करता है। सबसे पहले तो इनके इंट्रोड्यूस होते ही पूरे एनिमे का नैरेटिव एकदम से बदल जाता है और कभी एक एडवेंचर एनिमे से क्राइम थ्रिलर एनिमे बन जाता है, पता ही नहीं चलता, जो कि इस ऑक्शन एंड हाइस्ट वाले सीक्वेंस में क्लियरली दिख जाता है। फैंटम ट्रूप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस ये करके कहा गया था कि ये लोग काफी ज्यादा ब्रूटल हैं एंड काफी नाम चलता है इनका। बाद में इस ग्रुप के सारे मेंबर्स को एक एक करके हमारे सामने लाते हैं, जिससे समझ में आ जाता है कि ऑल्दो ये लोग मॉन्स्टर्स माने जाते हैं, लेकिन इनमें तब भी एक ह्यूमन वाली पर्सनैलिटी अभी भी जिंदा है। असाइड फ्रॉम फैंटम ट्रूप, इस आर्क में शाइन किया कुरापिकन। इस पूरे सिनेरियो में उसकी हिडन साइड देखने को मिलती है, व्हिच वाज अमेजिंग एंड टेरिफाइंग, जिसके कारण उसके रिवेंज का एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ एक प्रॉपर कंक्लूजन देखने मिलता है। हाँ, वो तो अच्छा था ही, पर इसी के कारण में भी स्टोरी यहाँ पे मेन थीम से थोड़ा अलग जाते हुए समझ में आती है। Yep, and that is the only reason कि ब्लीच का सोल सोसाइटी आर्क फैंटम ट्रूप आर्क से ऊपर है। और टू बी फेयर, ये आर्क सोल है ब्लीच, क्योंकि एक तो हमें सोल सोसाइटी के बारे में इसी आर्क में पता चलता है एंड सेकंड इसमें आइजन का बिट्रेयल देखने मिलता है। बीइंग वन ऑफ द मेन विलन, आइजन का बिट्रेयल एक बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो। देखें तो इससे पहले कहानी ओपन ही हो रही थी, लेकिन इस इवेंट के बाद ब्लीच को एक नई डायरेक्शन मिल गई जाने। तो अभी सारे मेजर कैरेक्टर्स को भी इसी आर्क में इंट्रोड्यूस कराया गया था, प्लस बांकाई जैसी पावर भी एग्जिस्ट करती है, वो भी हमें इसी आर्क में पता चला। इसी के चलते कुछ इंटरेस्टिंग बैटल्स भी देखने मिलते हैं, लाइक प्याकुया वर्सेस इचिगो एंड ऑफ कोर्स इसी के साथ इन दोनों के बंका रिवील दी आर्क को वन ऑफ द बेस्ट एंड कूलेस्ट आर्क बनाते हैं। आई मीन यार, मैंने ब्लीच ज्यादा तो नहीं देखा, लेकिन फॉर श्योर मैंने इस आर्क को बिंज वॉच किया था। बट अगेन आई थिंक कि मरीन वोर्ड वाज बेटर। So here we are. वन पीस का मरीन फोर्ड लिटरली वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर आर्क है इस सीरीज का, क्योंकि इस वॉर ने उस टाइम के सारे मेजर फैक्शंस को एक बड़े से रॉयल रंबल में एक दूसरे के सामने लाकर रख दिया। ये तो पता ही था कि व्हाइट बियर्ड वर्सेस मरीन्स देखने मिल सकता है, लेकिन उसके क्रू के साथ में हमें इतने सारे वाइल्ड कार्ड्स देखने मिलेंगे, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड था। पूरा सिनेरियो काफी टेंस था, क्योंकि स्टेक पर खुद एस था एंड इट वाज अ रेस अगेंस्ट टाइम।
लुफी को किसी भी हाल में उसे बचाना था और ये उस टाइम के लुफी के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क। इस आर्क का एक हाईलाइट ये भी था कि इसी फाइट के कारण लोगों को पता चला कि आखिर लुफी क्या पोटेंशियल कैरी करता है एंड ही कैन बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। व्हाइट बेड को जैसा एक्सपेक्ट किया था वो उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल निकला, पिक टू बी एन एम्परर। लेकिन हाँ, कुछ मेजर डेथ्स भी देखने मिली जिन्होंने वन पीस के वर्ल्ड को शॉक कर दिया। एक पार्टी को लॉस हुआ, एक पार्टी को जीत मिली, पर न्यूट्रल रह के ही सबसे बड़ा प्राइज कोई और ही ले गया। ऑल अलोंग ये वॉर एक मेजर क्योटिक इवेंट था वन पीस का, जिसने बड़े स्केल पर इसकी स्टोरी को अफेक्ट किया और इसे आगे और तेजी से पुश कर दिया। मरीनफोर्ड उन कुछ आर्क्स में से जिन्हें तुम जितनी बार भी देखो उनका इफेक्ट हर बार सेम ही रहता है। इट्स दैट अमेजिंग। एंड यही सेम थॉट्स मेरे लिए अगेन हंटर हंटर का कैमरा एंड आर्क कैरी करता है। रियली? वो क्योंकि ये हंटर हंटर का सबसे ज्यादा डार्केस्ट एंड फिलोसफिकल आर्क था, जो कि हंटर हंटर की बिगिनिंग देखकर तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि इसी एनिमे का पार्ट है ये आर्क स्टार्ट भी एक मैच्योर थीम के साथ होता है, जहां क्लियरली समझ में आ जाता है कि आगे चल के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को लिटरली फॉलो करेगा। ऑल्दो काइमरा आर्ट्स को लेकर शुरुआत में काफी ज्यादा हेट्रेड क्रिएट होती है, लेकिन जैसे जैसे इनकी स्टोरी आगे प्रोग्रेस करती है वो हेट्रेड मेलो डाउन होकर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इस पूरे आर्क का मेन विलन था मेरुम, जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट टॉप नॉच है। उसे इतने अच्छे से लिखा और धरना है कि विलन होने के बाद भी ज्यादा तो टाइम वो विलन वाली वाइब्स ही नहीं देता, बट स्टिल इस पूरी कहानी के सेंटर में वही है। मेरुम बस अपनी स्पीसीज को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन अफसोस फिलहाल उसकी एग्जिस्टेंस ह्यूमंस के लिए खतरा है। इसे एलिमिनेट करने में हंटर एसोसिएशन खुद अपने एग्जिस्टेंस के एंग पर आ जाती है। वॉर एंड वैरायटी कितने ज्यादा ब्रूटल हो सकते हैं वो हमें इसी आर्क के अंदर देखने मिलता है, जिसे इसका डार्क एंड ग्रिम एटमॉस्फेयर और भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। काफी क्लेवरली आर्क दोनों गॉन एंड मेरुम की पर्सनैलिटीज को एक कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है। जब मेरुम इस आर्क का विलन अपने एंड में लाइट को चूज करता है, वही गॉन अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके डार्कनेस के सहारे अपनी फाइनल फाइट लड़ता है। एंड रिजल्ट्स हम देख ही चुके हैं कि सफल किसने कितना किया। ट्रूली ये आर्क कोर है हंटर हंटर का। एक तो ये मेजर पार्ट कवर करता है पूरे एनिमे का, एंड एक ब्यूटीफुल राइटिंग के साथ हमें इसका क्लाइमैक्स देखने मिलता है जो कि स्टोरी को कंप्लीट करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉप 3, जिसमें सबसे पहले आता है नारुतो शिपुडेन। Of course it would be the fourth great ninja war, isn't it? करेक्ट। ये नारुतो द बिगेस्ट एंड फाइनल बिग बैटल है बिफोर द फाइनल फाइट, जिसमें अगेन सारे कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर एनिमी के अगेंस्ट लड़ने के लिए यूनाइट होते हैं, एंड ये सब कुछ हुआ ओनली कॉज ऑफ द गोस्ट ऑफ उचियास, मादरा उचिया। मादरा का रिवील ही वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक इवेंट में से एक था, जिसने आते ही बता दिया कि क्यों अब तक उसे केवल हाशिरामा ही हरा पाया है। फाइट कागज में उसका कुछ खास नहीं बिगाड़ पाया, एंड इवेंचुअली उसने इस वॉर की आधे से ज्यादा फेज को अकेले डोमिनेट किया। क्या मादरा ही अकेला एंटागनिस्ट नहीं है इस आर्क का, ओबिता वाज आल्सो द वन जिसको एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी मिली थी, एंड ओवरऑल उसका रिवेंज बहुत परफेक्टली फिट हो रहा था इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन फिर तभी एंटर हुई कागुया। कागुया का इंट्रोडक्शन बहुत फोर्स फील होता है, क्योंकि असाइड फ्रॉम ओबितो एंड मादरा इस पूरी सीजन में उसका कहीं भी मेंशन नहीं होता, एंड लास्ट में आके सडनली शी इज इन द सेंटर। यस, चाक्रा उसके कहानी इफेक्ट में है, लेकिन उसका इंट्रो काफी लेट हुआ। अब असाइड फ्रॉम दैट यहाँ पर कागुया एंड मादरा की कहानी एंड हो जाती है, लेकिन मेन स्टोरी अभी भी बची हुई थी, जिसे सास्के एंड नारुतो की एक एपिक फाइट क्लोज करती है और एक हैप्पी नोट पर एंड होता है नारुतो शिपुडेन का। कागुया वाले पॉइंट से तो आई गेस काफी सारे लोग अग्री करेंगे, और अगर उसे थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिला होता तो हो सकता था कि उसे एज अ फाइनल विलन लोग ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एंडिंग। नाउ है नंबर 2, जो कि मेरे हिसाब से डिजर्व करता है डीमन स्लेयर का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का। रियली? व्हाई नॉट? इसमें एनिमे हिस्ट्री के सबसे बेस्ट एनिमेटेड फाइट जो है। ओह, आई सी। क्या कुछ गलत है क्या? नो, कैरी ऑन। ओके, तो ये पूरा आगे सीरीज का 3rd सीजन है, जिसमें सीजन 1 के कंपैरिजन में बेटर एनिमेशन देखने मिला, जो कि एक हाईलाइट तो था ही, लेकिन इसमें एंट्री होती है तेंगन की, जो कि एक हाशिरा है एंड इस आर्क का सेकेंडरी प्रोटैगनिस्ट। इस आर्क के 2 मेन विलन्स हैं, जिसमें से डाकी सबसे पहले देखने मिलती है, एंड लेटर आर्क में ग्योतारो की एंट्री होती है, जिसके चलते ही हमें तेंगन वर्सेस ग्योतारो का एक विजुअल डिलाइट देखने मिलता है। डीमन स्लेयर के बाकी आर्क्स की कंपैरिजन में इस आर्क में कोई ट्रेजेडी देखने नहीं मिलती, बल्कि कहानी इन मेन विलेंस के बैकग्राउंड पर ज्यादा फोकस कर। मेनली इस पूरे आर्क में ह्यूमर, एक्शन एंड इमोशंस देखने मिलते हैं, जिसमें सारी चीजें एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है असाइड फ्रॉम ह्यूमर। कमिंग बैक टू द फाइट, सिनेमेटोग्राफी, कलर, थीम से लेकर सैचुरेशन तक की सारी चीजें इस पूरे सीक्वेंस को काफी ज्यादा ड्रामेटिक एंड एनर्जी पैक्ड बना देती है। एनिमेशन क्वालिटी मेजर प्लस है इस सीक्वेंस का, जो कि इसे इतना ज्यादा एंगेजिंग बना देती है कि इसे एक बार एक्सपीरियंस करना तो बनता है। वेल, सर्टेनली एक विजुअल डिलाइट है जो कि बहुत रेयरली देखने मिलता है, एंड उन कुछ मोमेंट्स में से भी एक जो कि एक सक्सेसफुल थ्रिलिंग एनवायरनमेंट बना पाते हैं। नाउ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क एक टॉप परफॉर्मर था, लेकिन बर्जर्क इज बेटर, स्पेशली बर्जर्क का गोल्डन एज। वेल, इसके लिए तुम ही एक्सपर्ट हो, क्योंकि मैंने ना ही बर्जर्क पढ़ी है ना ही इसकी एनिमे देखी है, सो इट्स ऑल यू। ओके, तो सबसे पहले है इस आर्क का कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि फ्लॉलेस है।
ये पूरा आर्क हमें इस सीरीज के बहुत सारे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराता है एंड पेजेस के थ्रू हम लिटरली इनकी पूरी लाइफ जीते हैं। ड्रग्स कैसे एक चाइल्ड से एक मैन बना, उसका ट्रॉमेटिक पास्ट, ग्रिफिथ का एम्बिशन एंड कास्का का एनिमे हिस्ट्री का मोस्ट कॉम्प्लेक्स एवोल्यूशन। इवन ये आर्क इतना स्टोरी रिच है कि एक टाइम के बाद सारे साइड कैरेक्टर्स भी फैमिलियर फील होने लगते हैं एंड वही चीज सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द वर्स्ट बिट्रेयल इसी आर्क में देखने मिलता है, जिसे जितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता था उतना ब्रूटल दिखाया गया। टैकलिफ एक कंप्लीट टर्नआउट था जिसने सारे एक्सपेक्टेशंस को पार कर दिया, जिसने ऐसा स्कार छोड़ा कि गट्स तो क्या, इवन बर्ज़र्क के व्यूअर्स भी आज तक इससे ओवरकम नहीं हो पाए। जितने भी इमोशन दिखाए जा सकते थे उन्हें परफेक्टली शोकेस किया गया विद थीम्स लाइक पेट, फ्री विल एंड एम्बिशन, क्योंकि ऑल्दो फिलोसॉफिकल साउंड करते हैं लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस कूडन ही जाक में ही देखने मिलता है। तो फॉर मी ये एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। दैट्स व्हाई इट्स हियर एट नंबर 1। वाओ, मैंने बर्ज़र्क के बारे में सुना तो था लेकिन मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो आई थिंक आई शुड गिव इट अ ट्राई। श्योर। वैसे अगर ये लिस्ट पसंद आई हो तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब टू रूफिस एम्पायर फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट एंड विद ऑल दैट इनसाइड I'll get you in the next one. अरे ये तो मेरी लाइन थी, जीपीटी साले मेरी जगह क्यों ले रहा है तू?